हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास में जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि कौन सा कालखंड, भूगर्भिक इतिहास यानी कि पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी का जन्म कब हुआ, पृथ्वी में अलग अलग जो महासागर हैं, जो महाद्वीप हैं, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, जो पर्वत हैं, जो खाइयाँ हैं, और इसके अलावा पृथ्वी पे अलग अलग काल आए, जैसे एज ऑफ फिश आया, एज ऑफ एम्फीबियन आया, एज ऑफ मैमल्स आया, ठीक है, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स आया, ठीक है, ये कब आया, हिमालय का उत्थान हुआ तो कब हुआ, मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तो कब हुई, महासागर और महाद्वीपों का उत्थान हुआ तो कब हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ था पृथ्वी काल में, भूगर्भिक काल के अनुसार कब हुआ। तो ये कब के प्रश्न का हल मिलेगा आपको आज की क्लास में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी भूगर्भिक इतिहास की क्लास। जब हम भूगर्भिक इतिहास की बात करते हैं तो भूगर्भिक इतिहास को मोटे मोटे सबसे मोटे और सबसे बड़े कालखंड को जो कहा जाता है उसे हम कहते हैं इयोन्स, ठीक है दोस्तों। जो इयोन होता है उस वह सबसे बड़ा कालखंड होता है। उसके बाद आता है हमारा एरा, जिसे हम महाकल्प भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एपोक। एपोक को समझते हैं चार भागों में बांटते हैं, हर किसी को अलग अलग भागों में बांटते हैं, चाहे वो इयोन्स हो, चाहे वो एरा हो, चाहे वो एपोक हो, चाहे वो इसके बाद पीरियड हो, ठीक है। जो हमारे ये सब पीरियड हैं, इसमें सबसे बड़ा इयोन होता है, सबसे छोटा जो होता है वो हमारा पीरियड होता है, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो पहले हम बात करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। नॉर्मली यदि हम कमेट्स के द्वारा जो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर कमेट्स आगे गिरे हैं उनकी चट्टानों का अध्ययन कराया गया है, उनके आधार पर देखें, या फिर चंद्रमा से प्राप्त जो चट्टानें हैं उनके आधार पर देखें, तो पृथ्वी की जो आयु का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। और यदि हम हमारी पृथ्वी पर अवस्थित जो सबसे पुरानी चट्टान है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मेथड के द्वारा जो हम आयु का निर्धारण करते हैं उसके आधार पर देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी की आयु बैठती है 3.9 बिलियन ईयर्स, ठीक है, यानी कि 3.9 अरब वर्ष की हमारी पृथ्वी की आयु है। और यदि हम देखते हैं कि इसमें से प्रमाणित कौन सी है, तो जो चांद से प्राप्त चट्टानें हैं या फिर धूमकेतु के द्वारा जो हमारे पास उपलब्ध चट्टानें हैं उनके आधार पर जो हमने आयु निर्धारित की है, इसके आधार पर पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष बताई जाती है। ये अधिक प्रमाणित लगती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हम मान लेते हैं कि जो चंद्रमा चट्टानें हैं उनके आधार पर 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है। तो 4.6 वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। किस रूप में होती है, जो लाप्लास ने जो आर्य संकल्पना दी थी वो सबसे ज्यादा प्रमाणित संकल्पना कही जाती है। तो उस आधार पे जो लाप्लास ने वायवीय जो नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी उसके आधार पर जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है वो गैसीय ज्वालीय पिंड से होती है, ठीक है। जो शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी, एक ज्वाला था, एक गैस का भुगता हुआ बहुत ज्यादा बड़ा एक अंडा था, ओके। उसमें गैस ही अंडा था, इसमें आग लगी हुई थी, ओके। उस स्थिति में कब, आज से 4.5 यानी कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक गैसीय पिंड थी, ठीक है। तो उसे ठंडा होने में, आज वर्तमान में कैसी है पृथ्वी, ऊपर से ठोस है, अंदर से हालांकि ये लिक्विड प्लाज्मिक फॉर्म में है मगर ऊपर से ठोस है, तो ये शीतल हुई है, ये ठंडी हुई है, ठंडी हो गई है, ठोस हो गई है ऊपर से धीरे धीरे, ठीक है। इतने अरब वर्ष बीत गए हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर से ठंडी हो गई, ठोस हो गई है, ओके, सॉरी। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह हमारी गैसीय ज्वाला से हुई है। जो गैसीय ज्वाला है ठंडा होने में कितना समय लगा, ठंडा होने में लगा 4 अरब वर्ष पूर्व तक ये ठंडी हो गई थी, यानी 4.6 से 4 अरब वर्ष पूर्व की, यानी कि 0.6 अरब वर्ष की अवधि के दौरान जो पृथ्वी थी हमारी ठंडी हो गई थी। इस काल को कहते हैं अजोइक एरा। नॉर्मली भूगर्भिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो भूगर्भिक इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की हम बात करते हैं तो भूगर्भिक इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, भूगर्भिक इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या होता है, अजीवीय, ठीक है दोस्तों। पहला भाग क्या होता है, अजीव यानी कि अजोइक, और दूसरा भाग क्या होता है, जोइक, ठीक है।
जो अजोय काल होता है उसमें किसी प्रकार का जीव के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि उस समय कोई जीव था ही नहीं। उस समय पृथ्वी शीतल हुई थी, ठंडी हुई थी, धरातल का निर्माण हो रहा था, क्रस्ट का निर्माण होता, भूपट्टी का निर्माण हो रहा था। तो उस काल को हम कहते हैं अजोयिक एरा। ठीक है, इसे हम अन्य शब्द में हेडेन भी कहते हैं, हेडेन ईओन भी कहते हैं। ठीक है, हेडेन ईओन या फिर अजोयिक ईओन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट के निर्माण का काल कहते हैं। ये कब से कब तक रहा, ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व से 4 अरब वर्ष पूर्व तक रहा। ठीक है, यानी कि 0.6 अरब वर्ष तक ये हमारा अजोयिक एरा रहा था, जिसे हम हेडियन एरा कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारी शुरुआत होती है फिर जोइक एरा की। ठीक है, जोइक एरा को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। नॉर्मली ये कितने हैं, ये 5 भाग है। सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन को हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर आपका हेडेन है, हेडेन को क्या कहते हैं हम अजोयिक एरा कहते हैं। कब तक शुरू हुआ है, ये हमारा 4.6 अरब वर्ष से 4 अरब वर्ष तक रहा। ओके, इसमें क्या विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार के जीवावशेष नहीं पाए गए। इसमें किसका निर्माण हुआ, क्रस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, भूपट्टी से आपका जो ऊपर वायवीय दशा थी, जो गैसीय अवस्था थी पृथ्वी की, वो अब सॉलिड होकर धीरे धीरे परत बन गई थी। ओके, तो क्रस्ट फॉर्मेशन कब हुआ है, हेडियन ईओन्स में, या फिर हम कह सकते हैं अजोयिक एरा में हुआ था, जो कि आपके 4 अरब वर्ष पूर्व से 4.5 अरब वर्ष पूर्व तक था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्री कैम्ब्रियन एरा। सॉरी, एरा नहीं है ये, प्री कैम्ब्रियन ईओन है। ठीक है, ईओन क्या होते हैं, ईओन होते हैं जो ईओन को बाद में हम आपको ईओन को हम बाद में एरा में डिवाइड करते हैं। एरा को हम बाद में एपोक में डिवाइड करते हैं। एपोक को हम बाद में पीरियड में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से बड़ा है। ठीक है, दूसरे वाला जो है छोटे वाले का सब पार्ट है, यानी कि उससे छोटा है। ओके, तो जो ईओन है उसको हम हेडेन ईओन, प्री कैम्ब्रियन ईओन और फेनोजोइक ईओन, 3 ईओन में बांटते हैं। 3 ईओन में हेडेन ईओन जब क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा था, प्री कैम्ब्रियन ईओन जब हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पे। जो प्री कैम्ब्रियन ईओन था वो सबसे लंबी काल अवधि का ईओन होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा फेनोजोइक ईओन और प्री कैम्ब्रियन ईओन। इन दोनों को ही मिला के हम जोइक एरा का निर्माण करते हैं। और जो फेनोजोइक ईओन है उसमें हम पेलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और न्यूजोइक इनको सम्मिलित करते हैं। और प्री कैम्ब्रियन जो हमारा एरा होता है उसमें हम आर्कियन एरा, ठीक है, और प्रोटोजोइक एरा, इन दोनों को सम्मिलित करते हैं। इसमें हम जो आर्कियन एरा है वो हमारा 4 अरब वर्ष पूर्व शुरू होता है और वो हमारा 2.5 अरब वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, और प्रोटोजोइक एरा जो है वो हमारा 2.5 अरब वर्ष पूर्व शुरू होकर वो 59 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। यानी कि यदि हम देखें जो सबसे लंबी अवधि होती है हमारी वो कौन सी है, यदि आर्कियन, हेडियन और फिर पेलोजोइक किसी भी अवधि में देखें तो सबसे लंबी अवधि जो है वो हमारी वो प्रोटोजोइक की है। ठीक है, और यदि हम देखें आर्कियन और प्रोटोजोइक दोनों को सम्मिलित मिलाते हैं तो ये बनता है प्री कैम्ब्रियन। यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा अवधि प्री कैम्ब्रियन कहलाती है, तो उसमें प्रोटोजोइक था, आर्कियन था, फेनोजोइक था, हेडियन था। तो इसका आंसर जो था वो प्रोटोजोइक था। हालांकि उसमें आप टेक्स्ट बुक पे गूगल सर्च करोगे तो उसमें आर्कियन आंसर दे रखा है, मगर यदि आप परीक्षावाणी भूगोल के देखो या फिर समीर सिंह के देखो तो वहाँ पर साफ साफ प्रोटोजोइक जो है वो कैम्ब्रियन से पूर्व की अवधि है और प्रोटोजोइक से उस आगे की अवधि को हम आर्कियन कहते हैं। तो कैम्ब्रियन से पूर्व की अवधि को तो प्री कैम्ब्रियन कहेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन में से दोनों ही आ जाते हैं, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मगर नॉर्मली प्रोटोजोइक को ही हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, आर्कियोजोइक को, प्रोटोजोइक को। प्री कैम्ब्रियन के बाद आता है हमारा जो अन्य एरा है उसमें पेलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और आपका पेलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और न्यूजोइक। ओके, अब इन सबों को सम्मिलित रूप में कहते हैं फेनोजोइक। ठीक है, और आर्कियनजोइक से लेकर नीचे न्यूजोइक वर्तमान काल तक इन सब के अवधि को कहते हैं जोइक एरा। आज तक जो है जोइक एरा है। क्यों? क्योंकि जब से पृथ्वी के पर भूपट्टी का निर्माण हुआ है तब से जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? ये 3.8 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, यानी 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक बैक्टीरिया के रूप में या फिर एक ग्रीन एल्गी के रूप में हुई थी।
ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तब से लेकर आज तक जो काल चला तब से जीवन है, किसी न किसी फॉर्म में है, या तो वो पादप की फॉर्म में है या फिर वो एनिमल की फॉर्म में है, ठीक है। जब तक ये रहेगी जीवन इस पर पृथ्वी पर रहेगा तब तक ये जोइक एरा चलता रहेगा। जब ये समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर से जीवन तब फिर से अजोइक एरा शुरुआत होगा। ओके, तो अब हम करते हैं यहाँ पर आगे पर प्रश्न। आगे प्रश्न में हम देखते हैं कि जो फेनोजोइक है, फेनोजोइक को 4 भागों में बांटते हैं, पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और न्यूरोजोइक। पैलेजोइक जो हमारा अवधि है, पैलेजोइक को हम आगे बांटते हैं कोस डीसीपी। इसकी ट्रिक जो है वो क्या है, COS कोस डीसीपी। आप इसे रट्टा मार सकते हो। पैलेजोइक को हम आगे बांटते हैं, किसमें बांटेंगे, ये बांटेंगे हम पीरियड में। ये क्या है हमारे पैलेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, न्यूरोजोइक, ये हमारे हैं एरा, ठीक है। इसमें हमारे नेक्स्ट एपोक आते हैं, जो हम एरा को बांटते हैं वो कहाँ बांटते हैं, वो हम एपोक में बांटते हैं। एपोक को नॉर्मली हम पैलेजोइक को प्राइमरी एपोक, मेसोजोइक को आपका मेसोजोइक को सेकेंडरी एपोक और सेनोजोइक को टर्शियरी एपोक और न्यूरोजोइक को क्वाटरनरी एपोक। आज क्वाटरनरी एपोक, आज जो वर्तमान में एपोक चल रहा है वो हमारा क्वाटरनरी एपोक है, ठीक है। और इन सबों को सम्मिलित में हम क्या कहते हैं, इन सबों को कहते हैं हम सम्मिलित में फेनोजोइक, ठीक है। जो पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और न्यूरोजोइक है इनको हम कहते हैं सम्मिलित में फेनोजोइक। और फेनोजोइक में जितने चार कालखंड है, 4 कालखंड में पृथ्वी को हम अलग अलग एपोक कहते हैं। जो पहला है पैलेजोइक वो प्राइमरी है, जो सेकंड है मेसोजोइक वो सेकेंडरी है, जो थर्ड है आपका सेनोजोइक वो टर्शियरी है, जो फोर्थ है न्यूरोजोइक वो आपका क्वाटरनरी एपोक है, ठीक है। इनको सामान्यतः ऐसे एपोक देते हैं। इसके बाद पीरियड में हम प्रत्येक एपोक जो होता है प्राइमरी एपोक, उसको हम प्रत्येक को अलग पीरियड में बांटते हैं। पीरियड क्या है, पीरियड है जो प्राइमरी एपोक यानी कि पैलेजोइक है उसे हम कोस डीसीपी की ट्रिक के याद करते हैं। कोस माने COS DCP। कोस में C का मतलब क्या है, C का मतलब है कैम्ब्रियन पीरियड, ओके। O का मतलब क्या है, ऑर्डिविशियन। S का मतलब क्या है, सिल्यूरियन। D का मतलब क्या है, डिवोनियन। C का मतलब क्या है, कार्बोनिफोरस। और P का मतलब क्या है, पर्मियन, ठीक है। तो इसको हम कोस डीसीपी कह सकते हैं। इसमें हमें वर्ड याद करने पड़ेंगे, बस लेटर आपको अलग अलग लेटर हैं, COS DCP, ठीक है। तो इसको अलग अलग नाम से हम याद कर लेंगे तो नाम इजीली खुद ही हमारे वहाँ पर आ जाते हैं। ओके, कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पीरियड किसके बाद था, ये कन्फ्यूजन होती है। इसको हम सीक्वेंस में याद करने के लिए इसको हम एक ट्रिक में कोस डीसीपी कहते हैं। आप 4-5 बार रिपीट करोगे कोस डीसीपी, तो आपको याद हो जाएगा कि जो प्राइमरी हमारा ईओन है, जो प्राइमरी एरा है, उसको हम जो या प्राइमरी एपोक है उसको हम कितने पीरियड में बांटते हैं, कौन कौन सा पीरियड है, उसका सीक्वेंस क्या है। तो इसकी ट्रिक है कोस डीसीपी। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोस डीसीपी है वो उसमें जो C यानी कि स्टार्टिंग का COS है, कोस है, वो पूर्व की अवधि से शुरू हो रहा है। यानी हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके बाद आपका कर्ष का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारा वेरियस टाइप ऑफ जीवन लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड हमारी पृथ्वी पे। फिर उसके बाद हमारा अन्य माउंटेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर पेंजिया का डिवीजन होता है। तो हम अंत से वर्तमान तक आ रहे हैं, वर्तमान से अंत तक नहीं आ रहे। तो हम जितनी भी ट्रिक बताएंगे वो शुरुआत से हमारी वर्तमान तक की अवधि के लिए है, ठीक है। तो इसमें C जो कैम्ब्रियन है ये पहले आया, उसके बाद ऑर्डिविशियन जो है वो उसके बाद आया, फिर सिल्यूरियन जो है वो उसके बाद आया, डिओनियन जो है वो उसके बाद आया, ठीक है। तो ऐसे बाद की अवधि में देखेंगे, ना कि हम वर्तमान से आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आगे से वर्तमान की ओर आ रहे हैं। तो इसमें जो हमारा कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन में इंपॉर्टेंट क्या है, कैम्ब्रियन में सब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा कुछ यहाँ पर और चीज ये भी देखो, जो आर्कियन था, आर्कियन में पहली चीज क्या थी कि इसमें एक तो जीवन की उत्पत्ति हुई। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कब हुई थी, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारी आदि सागर में, सागर के रूप अंदर एक बैक्टीरिया या फिर एक सूक्ष्म जीव के रूप में हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। वो पादप में भी हो सकती है, वो जीव में भी हो सकती है, ओके। इसके बाद एक पर्वतीय का हलचल हुई थी, उस समय भी बहुत लंबी अवधि थी। क्यों, क्योंकि जो प्रोटोजोइक है वो लगभग 2 अरब वर्ष की अवधि है। और उससे पहले भी हमारी लगभग, अगर हम आर्कियन को देखें तो आर्कियन भी हमारी लगभग 1.5 अरब वर्ष की अवधि को हम आर्कियन कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 3.5 अरब वर्ष की अवधि थी प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन में
अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत लार्ज स्केल पे माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि हम अभी देखें तो लगभग ज़्यादा समय नहीं हुआ है हिमालय फॉर्मेशन का, और हिमालय फॉर्मेशन में लगभग 60 करोड़ साल में ही हमारा 1 अरब वर्ष भी नहीं हुआ, 1 अरब वर्ष आधे अरब वर्ष में ही हमारा इतना ऊंचा हिमालय, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय हमारा सामने उत्पन्न हो गया है। और ये कुछ समय बाद ये खत्म भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल पावर्स होती हैं एरोजन और डिपोजिशन की, वो इनको खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो जो 3.5 अरब वर्ष की अवधि है, तो ऐसे बहुत से पर्वत बने और खत्म हो गए। ओके, तो उस हलचल को, वहां पर पर्वतीकरण की घटना को कहते हैं चर्नियन पर्वतीकरण। कब हुआ था ये आर्कियन समय में हुआ था। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैम्ब्रियन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय के अवसादों में, इस समय की चट्टानों में हमें सबसे प्राचीन जीवाश्म के अवशेष पाए गए। ठीक है, इससे पहले हमें किसी प्रकार के जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं मिलती है, ना ही उसके अवशेष हमें मिलते हैं। ठीक है, मगर हम कैम्ब्रियन काल में जीवाश्म के अवशेष देखते हैं। ओके, यानी कि उस समय कोई ऐसे जीव थे जिसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं चट्टानों से। उसके बाद चलते हैं ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन का काल देखो, इसमें जो हम कालखंड पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन जो आता है, वो चाहे आपका PCS हो, वो चाहे आपका इस एरिया कोई और 10 सर्विसेज है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भूगर्भिक काल में कौन सा काल ऐसा था जो कि एज ऑफ फिशिस के नाम से फेमस है, जो कि मत्स्य काल जैसे कहते हैं, या फिर उभयचर काल जिसे कहते हैं, या फिर आपका स्तनपायी काल जिसे कहते हैं, या फिर डायनासोर काल जिसे कहते हैं। तो ये अलग अलग कालखंड होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैम्ब्रियन है, या सिल्वरियन है, या फिर डिवोनियन है, या फिर पर्मियन है, ये इस कालखंड से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा कालखंड किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डोविशियन है उसको कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट, एज ऑफ नॉन वर्टिब्रेट्स, यानी यहाँ पर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का अधिकतम विकास हुआ था। तो इस काल को कहते हैं एज ऑफ नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल। ओके, इसके बाद हम सिल्वरियन काल में चलते हैं। सिल्वरियन काल में दो चीज में से एक तो है ये एज ऑफ वर्टिब्रेट कहते हैं। इस काल में जो रीढ़ वाले हड्डी वाले जीव थे उनका विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था। तो इसलिए जो हमारे सिल्वरियन की अवधि होती है, यानी कि सिल्वरियन पीरियड को हम एज ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ मुक्त जीवों का काल भी कहते हैं। इसके अंदर सिल्वरियन में एक चीज और इम्पोर्टेंट घटी थी, इसमें दूसरी पर्वतीकरण की घटना जिसे हम कैलिडोनियन पर्वतीकरण की घटना कहते हैं, जिसके तहत भारत में किस पर्वत का निर्माण हुआ था? जिसके तहत भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। कैलिडोनियन पर्वतीकरण घटना वो घटी थी कब? सिल्वरियन पीरियड में। ठीक है, और इससे पूर्व जो चर्नियन पीरियड था उसमें कौन से पर्वत का निर्माण हुआ था? उसमें भारत में कुडप्पा, धारवाड़ और अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। यदि ये क्वेश्चन आए कि अरावली ज्यादा पुराना है या फिर कुडप्पा ज्यादा पुराना है, तो सिंपल सा आंसर होगा कुडप्पा ज्यादा पुराना है, अरावली कम पुराना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। जो सिल्वरियन के बाद आता है हमारा डी फॉर डिवोनियन। डिवोनियन को कहते हैं हम एज ऑफ फिश। जब हमारा रीढ़ युक्त जानवर का निर्माण हो गया उसके बाद मत्स्य यानी कि फिश, अलग अलग जानवर, शार्क, ठीक है, और आपका व्हेल, इन प्रकार की बड़ी बड़ी मछलियों का निर्माण हुआ। तो वहां पर ज्यादातर जीव जो किस रूप में थे? एज का मतलब है कि ज्यादातर जीव किस रूप में है? इस विशेष प्रकार की कैटेगरी के रूप में है। तो एज ऑफ फिश कहा गया है डिवोनियन को। ठीक है, तो यहाँ पर डिवोनियन को एज ऑफ फिश कहा गया है। इसके बाद आता है आपका कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस जो काल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काल है। ठीक है, और कार्बोनिफेरस में ही आपका 3-4 घटनाएं घटी हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे फेमस घटना जो है कि डायनासोर की उत्पत्ति यानी डायनासोर का आविर्भाव, आगमन कब होता है? कार्बोनिफेरस काल में होता है। कार्बोनिफेरस काल को एज ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें धरातल पर जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, पादप के रूप में, और जगह जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे, जिसमें कि इवेपोरेशन के द्वारा बाद में ऑक्सीजन का भी वायुमंडल में आए वो, और फिर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, और आज का जो पर्यावरण माने देखा जाता है तो बाद में वो क्रिएट हुआ था। पहले जो पर्यावरण था उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा थी, बाद में ये कम होके नाइट्रोजन आपका बहुत ही कम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपका अभी ज्यादा है, वैसे एक जो 3/4 है वो नाइट्रोजन ही है, मगर ऑक्सीजन की मात्रा जो बिल्कुल नहीं थी, वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई किससे? फॉरेस्ट से।
वनों से। इसलिए कहा जाता है कि वनों को सेव करो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एकमात्र स्रोत हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पीसीए 2022 में कि जो हमारे पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, किसे कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, अमेजन बेसिन वनों को कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, वो उनके द्वारा पर्यावरण में कितने प्रतिशत वायु को प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि बनाया गया है। वह जो अमेजन के वन है उनमें उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में कितने % वायु उत्पादित की है, यानी कि सिर्फ उन्होंने ही, जो अमेजन के वन है उन्होंने ही एक निश्चित % ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करा है। कितने % करा है, 20%, 40% या फिर 50%। तो इसमें आंसर 20% था कि वायुमंडल की 20% ऑक्सीजन का निर्माण किसने करा है, जो हमारे अमेजन के वन है उन्होंने 20% वायुमंडल का निर्माण कराया। तो ऑक्सीजन का निर्माण कौन करते हैं, ये जो हमारे वन होते हैं ये करते हैं। तो हमारा एज ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा गया है, कार्बोनिफेरस को कहा गया है। कार्बोनिफेरस जो है हमारा, इसके अलावा एज ऑफ एम्फीबियन भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो जगह जगह हमारे क्या हुआ था, जगह जगह हमारे वन फैल गए थे, इसके तहत यहाँ पर जगह जगह हमारे एम्फीबियन, और एम्फीबियन किसे कहते हैं, एम्फीबियन उन्हें कहते हैं जो कि जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो पीरियड, यानी कि जो पीरियड जिस एज से संबंधित है, उस जो भी एज उसका है, यानी कि एज ऑफ फिश है, एज ऑफ एम्फीबियन है, तो उसकी उत्पत्ति उस पीरियड में नहीं हुई, उसकी उत्पत्ति उससे पहले वाले पीरियड में हुई है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें एज ऑफ फिश की, जो एज ऑफ फिश है किसे कहते हैं, ड्यूनियन कहते हैं, मगर इसकी फिशों की उत्पत्ति कब हुई होगी, ये सिलुरियन में हुई होगी। ऐसे ही हम कहते हैं एज ऑफ वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, सिलुरियन को कहते हैं, मगर इसकी वर्टिब्रेट की उत्पत्ति कब हुई होगी, ऑर्डिविशिया में होगी। ऐसे ही एज ऑफ एम्फीबियन किसे कहते हैं, कार्बोनिफेरस को कहते हैं, मगर एम्फीबियन की उत्पत्ति कब हुई होगी, इससे पहले वाले ड्यूनियन में हुई होगी। ओके, तो ये चीज याद रखने वाली बात है कि उत्पत्ति एक पहले में हुई है, मगर उसके बाद वालों को हम उसका एज कहते हैं। ठीक है, काल कहते हैं। तो एम्फीबियन यानी कि जो सागर में भी रह सकते हैं, जो जल में भी रह सकते हैं, और जो धरातल में भी रह सकते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और उभयचरों को काल किसे कहते हैं, कार्बोनिफेरस को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका पी फॉर पर्मियन। जो तीसरी पर्वतीकरण की घटना होती है वो पर्मियन पीरियड में होती है। पर्मियन पीरियड में क्या क्या होता है, हर्सिनियन पीरियड में स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, ठीक है, अप्लेशियन जो यूएसए में स्थित है, इन पर्वतों का निर्माण होता है हर्सिनियन पीरियड में। ओके, इसके बाद हम चलते हैं तो हमारा सेकेंडरी एपोक का शुरुआत होती है। सेकेंडरी एपोक को हम क्या कहते हैं, मेसोजोइक एरा कहते हैं। मेसोजोइक एरा को हम सेकेंडरी एपोक को 3 भागों में बांटते हैं। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 भागों में बांटते हैं। ABCD का उल्टा क्रम ले लो, इसमें T पहले आएगा, फिर J आएगा, फिर C आएगा। ठीक है, जो सीक्वेंस में लेते हैं TJC, T फॉर ट्रायसिक काल, ट्रायसिक पीरियड, J फॉर जुरेसिक काल, जुरेसिक पीरियड, और C फॉर क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस पीरियड। जो T है, T में जो ट्रायसिक काल है, उसमें हम देखते हैं कि जो एम्फीबियन थे, जो सागर में भी रहते थे, जैसे कि मगरमच्छ, जैसे कि मेंढक, जैसे कि केंचुए, जैसे कि सांप, जो सागर में भी रह सकते थे और स्थल में भी रह सकते थे। अब ऐसे जीव हो गए जो कि स्थल पे ही रहते हैं, मगर वो कैसे करते हैं, वो रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है, पहले एम्फीबियन, फिर एम्फीबियन से क्या बने, रेप्टाइल बने। तो इसमें किसकी शुरुआत होती है, ट्रायसिक में काल में होती है रेप्टाइल की शुरुआत। ठीक है, यानी कि सरीसृप क्या कहते हैं, कौन से जीव होते हैं, हिंदी में कहते हैं सरीसृप, जो कि रेंगते हुए चलते हैं। जो ट्रायसिक काल था उसमें सरीसृप की उत्पत्ति होती है, और जो इसका बीच का काल है जुरेसिक काल। ठीक है, तो इसमें एक और जो एज आती है वो जुड़ी आती है, उसे कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, तो जुरेसिक काल होता है, उसमें एज ऑफ रेप्टाइल बन जाता है। उसके बाद चलते हैं हम उसके बाद आता है हमारा क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में जो इंपॉर्टेंट घटना है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, और ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से यहाँ से जियोलॉजिक पीरियड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये यहीं से आता है। और दूसरा हमारा सेनोजोइक से आता है। क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि भारत में दक्कन पठार में जो ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, दक्कन पठार कैसा है, एक स्थिर भूखंड है, वहां पर वर्तमान में किसी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। ठीक है,
प्राचीन काल में भूगर्भिक इतिहास में वहां पर ज्वालामुखी हुई, वहां पर जो मेघमा था वो निकल के बाहर फैल गया और बेसाल्ट के रूप में पूरा दक्कन प्लेटू में फैल गया, जिसके आधार पर आज वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्टिक सोइल भी कहते हैं जिसे, जिसकी सहायता से हम वहां पर कपास का उत्पादन करते हैं और गुजरात भारत में इसी आधार पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है। ये किसकी बदौलत है? ये उस काल में, कब? क्रिटेशियस काल में हुई ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। क्या कि आज हमारे यहाँ पर दक्कन प्लेट्यू है और दक्कन प्लेट्यू में वहां पर कपास के बेसाल्टिक सोइल पाई जाती है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो दक्कन पठार है, दक्कन पठार का ज्वालामुखी उद्गार हुआ किस काल में? क्रिटेशियस काल में। ये इंपॉर्टेंट है, किस काल में ज्वालामुखी क्रिया होती है दक्कन पठार में? तो ये क्रिटेशियस काल में होती है। ओके। और इसके अलावा जो जुरेसिक पीरियड था उसे हम एज ऑफ डायनासोर भी कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ डायनासोर। तो ये कुछ एजेस हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम जो हमारी टर्सरी एपोक उसमें चलते हैं। तो टर्सरी एपोक को हम सेनोजोइक पीरियड, सेनोजोइक एरा भी कहते हैं। तो इसमें कितने पीरियड है? इसमें आगे 5 पीरियड है। ओके। 5 पीरियड को हम किस भागों में सेनोजोइक को कैसे बांटते हैं? 5 सेनोजोइक को हम 5 भागों में POMP। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? POMP। MP कैसे होते हैं? पीने खाने वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा खासा मतलब अलग तरीके से भी खाते हैं वो, कोई अच्छे तरीके से भी खाता है। ठीक है, यूनिक सब गलत तरीके से खाते हैं, तो मतलब खाते हैं बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, क्योंकि वो समृद्ध होते हैं काफी, तो खाने पीने वाले होते हैं। तो POMP, MP से आपको पिलाओ खिलाओ। ठीक है, तो ट्रिक याद कर सकते हो। पैलेयोजोइक की ट्रिक क्या थी? कोस DCP। ओके। दूसरी जो मेसोजोइक की ट्रिक थी TJC। और लास्ट में सेनोजोइक की जो ट्रिक थी वो हमारी POMP। POMP में P फॉर आपका पेलियोसीन। ठीक है, E फॉर इयोसीन, O फॉर ओलिगोसीन, M फॉर मायोसीन और P फॉर प्लायोसीन। इसमें P फॉर पेलियोसीन और प्लायोसीन में से कन्फ्यूजन होती है। इसमें याद करने की ट्रिक ये है कि ABCD में जो हमारा अल्फाबेट में जो शुरू में क्या आता है? A आता है। तो जो पेल है उसमें PAL है। ठीक है, तो ये पहले आएगा। और जो प्लायो है उसमें PL है। यदि आप पेल और पेलियोसीन और प्लायोसीन को अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो उसमें पेलियोसीन पहले आएगा। तो पेलियोसीन को हम पहले रखेंगे। ठीक है, POMP में पेलियोसीन पहले आएगा, तो पेलियोसीन को हम पहले रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इनमें क्या की चीज इंपॉर्टेंट घटित हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर मैंने अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हिमालय की जो ग्रेट हिमालय है उसका निर्माण कौन से काल में पीरियड में हुआ, या फिर मिडल हिमालय का, लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ, या फिर शिवालिक का निर्माण कब हुआ। तो यहाँ पर जब पेलियोसीन है उसमें हमारा क्या होता है? अल्पाइन पर्वतीकरण की घटना शुरू हो जाती है। अल्पाइन पर्वतीकरण में हमारा इयोसीन और ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो मायोसीन में उसमें मिडल M फॉर मायोसीन, M फॉर मिडल हिमालय का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? POMP। M के बाद आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन में हमारा शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं